हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। हम तैयारी कर रहे थे क्लास 12th बोर्ड 2021-22 बच्चों के लिए और हम पहुंच चुके हैं अपनी प्रिपरेटरी सीरीज़ की लास्ट वीडियो पे। वीडियो का नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो जनरली पूछे जा रहे थे एग्ज़ाम्स में और आगे भी पूछे जा सकते हैं और उनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देख के कवर करेंगे अपना सिलेबस तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर से मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं, हम चैप्टर कवर हो रहे हैं टर्म 2 के सारे, जिसके अंदर है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यानी योगा एंड लाइफस्टाइल। योगा एंड लाइफस्टाइल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से सबसे पहला आता है इलैबोरेट द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। एक्चुअली अब योगा के पे ज़्यादा एम्फेसिस डाला जा रहा है कि योगा का बेनिफिट लोगों को समझाया जाए और इंडिया के अंदर और इंडिया के द्वारा वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। तो योगा से रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और योगा जो है हमें लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस है जैसे कि हमारा टेंशन होना, डायबिटीज़ होना, इन सब दिक्कतों से हमें छुटकारा दिलाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो क्वेश्चन है इलैबोरेट द रोल ऑफ योगा। योगा का क्या रोल है कि वो लाइफस्टाइल रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होती है उनको ठीक कर सके। तो इसका आंसर आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ये आंसर जो है इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करो, ऐसा कि मैं किस टॉपिक्स को मेरे को डालना ज़रूरी है, मैं क्या पॉइंट ज़रूर मेंशन करूं, उस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका स्कोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। ठीक है, तो आंसर इसका ऐसा है, द बेसिक योगा प्रिंसिपल्स यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आर डिस्कस्ड इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल रिकंडीशनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशनल एटीट्यूड्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन एंड कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस। मतलब योगा प्रिंसिपल के अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें यूज़ करी जाती है, जैसा हमारा फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग यानी हमारी बॉडी का सारा कुछ कंडीशनिंग करना, हमारा एक प्रॉपर माइंडसेट डेवलप करना, स्ट्रेस रिलीज़ कराना और हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, बॉडी को रिलैक्सेटिव पोजीशन के अंदर लेके आना। जब ये सारी चीज़ें होगी तो हमारा जितना भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जैसे कि हमारा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इलैबोरेट द रोल ऑफ अर्ध चक्रासन इन प्रिवेंटिंग ऑफ हाइपरटेंशन। तो आपको सारे आसनों के एटलीस्ट नाम तो याद रखने हैं जो कि यूज होते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस के लिए। ओबेसिटी के लिए कौन सा होता है और हाइपरटेंशन के लिए कौन सा होता है, फिर अस्थमा के लिए कौन सा होता है। तो सारी चीज़ें जितने भी ऐसी बीमारियां हैं सबके कौन कौन से आसन यूज़ करे जाते हैं आपको वो उनका नाम तो एटलीस्ट याद ही रखना है। ठीक है, आसन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग वेरियस लाइफस्टाइल डिजीजेस। जैसे हमने बात करी अर्ध चक्रासन की, तो सबसे पहले ना हमेशा एक इंट्रो लाइन लिखी जाती है। ठीक है, कि आंसर को शुरू करने के लिए जस्ट मैं एक उससे रिलेटेड एक लाइन लिखूंगा, फिर अपने मेन टॉपिक यानी मेन आंसर पे लेके आऊँगा। तो ये ओपनिंग लाइन या इंट्रो लाइन बोल सकता हूँ इसको। फिर मैंने स्टार्ट किया जो एक्चुअल में उसने हमसे पूछा था कि अर्ध चक्रासन के कैसे हेल्प करता है। तो मैंने पहले बताया अर्ध चक्रासन होता कैसा है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, फिर हाथ को पीछे ले जाके बॉडी को पीछे बेंड करते हैं एज अ हाफ व्हील पोज की तरह। ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या है, ये हमारी वेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथन करेगा हमारी बैकबोन को, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और हमारी मसल्स जो हमारी आर्म्स और शोल्डर के मसल है उनको टोन करने के अंदर, उनका अंदर पंप लाने के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, किन लोगों को ये आसन नहीं करना, जिनको भी नी रिलेटेड दिक्कत है या नी बेंड करने में दिक्कत है या नी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होता है तब दिक्कत होती है, तो वो इन आसन को प्रिवेंट करे, मतलब ना करे। ठीक है, प्रिकॉशन रखे करते टाइम भी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है एनालिसिस द आसन विच आर यूज्ड टू कंट्रोल अस्थमा। अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए हम किन आसनों का प्रयोग करते हैं और उनमें से 2 आसनों को हमें डिटेल के अंदर डिस्कस भी करना है। तो अस्थमा के अंदर आसन यूज होने वाले हैं सुखासन, चक्र आसन, पर्वत आसन, पश्चिमोत्तान आसन और गौमुख आसन।
तो हम यहाँ पे दो जो आसनों के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास सुखासन। सुखासन एक इजी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन को ही हम सुखासन बोलते हैं। तो सुखासन क्या है? एक सिंपली सिटिंग पोजीशन है जहाँ पे हम अपनी बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन के अंदर रखते हैं, जहाँ पे हम अपने राइट लेग को लेफ्ट के साथ फोल्ड करके एक क्रॉस लेग करके हम सिंपली बैठते हैं, ठीक है, लैप पोजीशन के अंदर बैठते हैं। अब इसके अंदर बैठने का फायदा क्या है? यह हमारे मेंटल और फिजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा, हमारा स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेंथन करेगा स्पाइन की मसल को, और हमारा एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल फटीग उन सबको दूर करने के अंदर भी उतना ही ये कारगर है। चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे आसन की, जो कि है चक्र आसन। चक्र आसन का क्या बेनिफिट है, कैसे किया जाता है? पहले तो हम चक्र आसन को याद करो, अपनी पूरी बॉडी को पीछे ले जाके ऐसा एक कर्व सा पोजीशन बनाते हैं, ऐसा एक कर्व सा पोजीशन बनाते हैं। इसको बोला जाता है चक्र आसन, क्योंकि हमारी बॉडी एक चक्र के समान दिखती है हमें, ठीक है। अब इसको करने का फायदा क्या है? ये हमारी बैक को क्योर करेगा, बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, किडनी के अंदर जिनको पेन रहता है, इनफर्टिलिटी का दिक्कत है, जिनको अस्थमा का इशू है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये आसन एक रामबाण है, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होगा। स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी दिक्कतों को दूर करने में हेल्प करता है, और ओबेसिटी को कंट्रोल करने में भी ये पूरा ही हेल्प करता है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्लेन डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है, और ऐसे आसनों को लिस्ट करना है जो कि हमारे डायबिटिक कंट्रोल के अंदर हेल्प करेंगे। तो मैंने पहले भी बोला, जितने भी ऐसी बीमारियां हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी आसन हैं, उनके एटलीस्ट नाम तो याद रखो, और उन आसनों की फ़ोटो याद रखो, कि अगर प्रोसीजर बोला जाए तो आप अपनी तरफ से भी एक फ्रेम करके एक आइडिया तो दे पाओ। अगर आप लिख भी दोगे तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज़ कैसा एक हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। इसके अंदर हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एक सर्टेन टाइम तक वो बढ़ा रहेगा। अब ये दो कारण की वजह से हो सकता है, या तो हमारा पैनक्रियाज इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा कि वो जितना हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है उसको कंट्रोल कर पाए। दूसरा, हमारा जो सेल है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे जो इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर है उसके ऊपर। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो यूज़ हो और हमारे सेल उसको यूज़ करेंगे, तो जितना भी हमारा ब्लड शुगर है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब हमारे सेल उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो शुगर ऐसे ही फ्लो होता रहेगा, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो उसी को हमें डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये टाइप 1 और ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है भुजंग आसन का, अर्धमस्तेंद्र आसन का, पश्चिमोत्तान आसन का, और पवन मुक्त आसन का। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनी आसन विच हेल्प इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। तो सबसे पहले हमें बताना है कि ओबेसिटी होता क्या है, फिर हमें बताने हैं कोई भी एक आसन का उसका प्रिकॉशन, बेनिफिट और प्रोसीजर किस तरीके से उसको किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं ओबेसिटी होता क्या है। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे बॉडी का जो फैट लेवल है वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, ठीक है। अब इसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, अर्थराइटिस और लिवर मेलफंक्शन जैसी बहुत सारी भयानक डिजीजेस हो सकते हैं। अब इससे बचाने के लिए हम क्या करें? तो हम कुछ आसनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है ओबेसिटी को कम करने के लिए। अब त्रिकोण आसन किया कैसे जाता है? हम मतलब एक ट्रायंगुलर पोज बनाते हैं। हमारी बॉडी ऐसे होगी कि हमारा हाथ हम इस तरीके से खड़े होंगे, फिर अपनी बॉडी को एक साइड बेंड करके कुछ इस तरीके से बनाएंगे और अपने हाथ को देखेंगे अपनी आंखों से यहाँ से, ठीक है। तो जब हम ऐसा बॉडी का पोस्चर बनाते हैं, ऐसे करके बॉडी को बेंड करके जब इस तरीके से पोस्चर बनाएंगे तो उसको हम त्रिकोण आसन बोलते हैं, कि हमारा बॉडी एक ट्रायंगुलर पोज के अंदर होता है। अब इसको करने का बेनिफिट क्या है? ये स्ट्रेंथन करेगा हमारी लेग, नीज, आर्म्स और चेस्ट की मसल को, इंप्रूव करेगा हमारा डाइजेशन, और हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जितने भी हमारे पेट के अंदर ऑर्गन्स हैं, उनके स्टिमुलेशन के अंदर काम करेगा, ताकि वो और अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। रिड्यूस करेगा हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, बैक पेन और साइटिका का पेन, ठीक है। और हमारा एक
मेंटल और फिजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के अंदर बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ता है बॉडी के अंदर, तो हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है। लेकिन किनको ये आसन नहीं करना, जिनको डायरिया का दिक्कत है, ठीक है, डायरिया हो रखा है, तो जब तक ठीक नहीं होता तब तक उस आसन को ना करें। जिनको लो और हाई ब्लड प्रेशर का दिक्कत है, बैक पेन या सर्वाइकल प्रॉब्लम है या माइग्रेन का दिक्कत रहता है, तो वो त्रिकोण आसन को करना अवॉइड करें। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी हमारा चैप्टर नंबर 4। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको अवॉइड करें। ठीक है, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी एक फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव कंडीशन है जहाँ पे हमारा कोई भी पर्सन जो है वो इम्पेयर हो जाता है, वो एक कंडीशन के अंदर लिमिट हो जाता है, वो अपनी पर्सनल चीज़ें जिस तरीके से डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ कर पाता था उसके अंदर कोई ना कोई उसके अंदर इम्पेयरमेंट आ जाती है, किसी टाइप की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, लिमिट आ जाती है कि वो अब जिस तरीके से किया करता था अब वो काम उस तरीके से नहीं कर पा रहा। तो ये कहलाता है डिसेबिलिटी। डिसऑर्डर क्या है? ये एक इलनेस है, ये एक डिसफंक्शनल फैक्टर है जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी या को करने से डिस्टर्ब करता है। ये फिजिकल और मेंटली दोनों हो सकता है। ठीक है, जो डिसेबिलिटी है उससे हम दोबारा कभी भी उभर नहीं सकते। ठीक है, हमें उसी के साथ अपना जीवन गुजारना पड़ेगा, जबकि डिसऑर्डर को आराम से ठीक किया जा सकता है, जस्ट आपके डेडिकेशन और आपके डॉक्टर की मेहनत की ज़रूरत है। डिसेबिलिटी जो है वो कंसर्न करता है हमारे वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी को, जबकि डिसऑर्डर जो है वो केवल और केवल मेंटल एबिलिटी को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालेगा और उसी के ऊपर मतलब सबसे ज़्यादा फर्क दिखाएगा। डिसेबिलिटी को हम 3 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, तो ये TYPES होगा, टाइप्स। 3 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जबकि डिसऑर्डर को 5 कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है, ADHD, SPD, ASD, OCD एंड ODD। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है डिस्कस द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी का जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि 3 टाइप की होती है। तो 3 टाइप की कौन कौन सी? एक होती है फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि हमने जनरली देखा ही है, जिनको देखा होगा आपने, इनका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, तो ऐसी जो कि हमें फिजिकली देखने को मिल जाए। ठीक है, हम मतलब एक बार में देखते के साथ ही नज़र में आ जाते हैं हमारे, दैट इज़ फिजिकल डिसेबिलिटी। दूसरा होती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जहाँ पे हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होना चाहिए वो अच्छा उतना है नहीं, कोई ना कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको बोला जाता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। जबकि आता है 3rd हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बारी बारी से सबके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी एक ऐसा लिमिटिंग फैक्टर है जहाँ पे फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी और स्टेमिना जैसी चीज़ें जो होती है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। ठीक है, हमारा कुछ ना कुछ फिजिकल इंपेयरमेंट ऐसा होता है कि वो हमें रोक के रखता है कि हम वो काम ना कर पाए। सेकेंड है हमारे पास कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल यानी हमारा नर्वस सिस्टम वाला डिसऑर्डर है। इसके अंदर ऐसी हिंड्रेंसेस यानी ऐसी रुकावटें, ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होंगे जिसकी वजह से ना तो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाएंगे, ना तो उसके ऊपर प्रोसेस कर पाएंगे, और ना ही एक प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे उस चीज़ से। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैंने उस चीज़ को सोचा, उस इंफॉर्मेशन को पहले मैंने अपने अंदर स्टोर करके रखा, फिर मैंने उस पर प्रोसेस किया, फिर मैंने उसको बोला। ठीक है, तो उन सारे कामों के अंदर उनको बड़ा दिक्कत आने वाला है। अब इसकी वजह से उनका रीडिंग एबिलिटी और स्पीकिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, इन सब के अंदर उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये एक ऐसा डिसेबिलिटी है जहाँ पे लोग इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंदर दिक्कत आएगा, जैसे रीजनिंग, लर्निंग और मैथ्स, जहाँ पे हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल वर्क करता है उसके अंदर जब दिक्कत आने लग जाए, तो यानी हम प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ के ऊपर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने सिंपल कोई मैथ क्वेश्चन दिया, आप बताओ 21 - 3 क्या होता है, तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा ये सोचने में, जबकि हम वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि माइंड में बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 12 × 12 क्या होगा, 144।
ठीक है। तो हमने बहुत इतने मतलब अपने आप को बना लिया इतना स्ट्रॉन्ग कि हम बहुत ईजिली ये सब जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जिन पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा उनके लिए ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ एडेप्टिव बिहेवियर, तो एडेप्टिव बिहेवियर के अंदर क्या है, उनके अंदर सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स की थोड़ी सी कमी होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलैबोरेट द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी होने के कारण क्या क्या है? तो कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ कारणों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई कारण है तो आप वो पॉइंट लिख के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में लिखने का। ठीक है, रेलिवेंट चीज़ें लेकिन। ठीक है, फर्स्ट आता है इसके अंदर जेनेटिक कॉज, यानी ऐसा चीज़ जो कि हमें इनहेरिटेंस की से मिला, मतलब उसके पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आ गया, तो उसको बोला जाता है क्या, जेनेटिक कॉज। सेकंड होता है पोवर्टी। पोवर्टी से पता क्या होता है कि हमारा ना, जब हम पुअर होते हैं तो हमारा प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम नहीं होगा, एजुकेशन भी इतना प्रॉपर नहीं होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, बहुत एक अनसेफ इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा रहता है। जब ऐसी कंडीशन के अंदर रहेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, बच्चा के डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जिन लोगों को डिप्रेशन, बाइपोलर जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स होती है वो भी डिसेबिलिटी को लीड कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से अगर आपका ब्रेन पे या बॉडी पे कुछ ऐसा इफेक्ट हो गया जिससे आप जैसे काम कर पाते थे, अब वो काम करने में आपको लिमिट लग गया है, यानी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही है, प्रॉपरली आप वर्क नहीं कर पा रहे, तो वो एक्सीडेंट आपका डिसेबिलिटी कॉज कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। कोई ऐसा सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया जिसकी वजह से हम ना कर पाए। डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारा कोई ग्लैंड ऐसा है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता था, वो प्रॉपरली उस पे वर्क नहीं कर रहा और प्रॉपर जितना उसको हार्मोन प्रोडक्शन करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से भी डिसेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन, कॉज ऑफ पॉवर्टी, मैं इसके में लिख सकता हूँ कि ये पॉवर्टी का ही एक कारण है। ठीक है, पुअर लोगों को फेस करना पड़ता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जैसा कि हमने हिरोशिमा नागासाकी के इंसिडेंट के अंदर देखा। इलनेस के हम बात कर चुके हैं। डेंजरस वर्किंग कंडीशन, कई बार ऐसी डेंजरस वर्किंग कंडीशन में हमें काम करना पड़ता है जिसकी वजह से हम कई सारी डिसेबिलिटीज़ या बीमारियां अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी ASD। तो ASD होता क्या है, हमें उसके बारे में बताना है। तो ASD एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता ताकि एक बच्चा प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाए। तो इसके अंदर क्या होगा, डिफ़िकल्टी आएगा बच्चे को कम्युनिकेशन के अंदर, लैंग्वेज सीखने के अंदर, एक सोशल स्किल डेवलप करने में, और एक प्रॉपर तरीके से किस तरीके से बिहेव करना है वो इन चीज़ों को जल्दी से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD होता है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वो रिपीटेटिव वर्क करेंगे, उनका बॉडी स्टीरियोटाइप मूवमेंट करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैप करना, ऐसे ऐसे चीज़ें उनके साथ होती रहेगी। ठीक है, उनको डेली रूटीन के अंदर बहुत दिक्कत आता है। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर होता है, खुद को हर्ट कर सकते हैं बार बार। तो ये परेशानियाँ उनको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD। तो OCD की बात जब भी मेरे मन में क्वेश्चन आता है तो मुझे वो मूवी याद आती है। एक बड़ी फ्लॉप मूवी थी जिसका नाम था हम शक्ल, लेकिन उसके अंदर जो राम कपूर जो है, जो एक बहुत हेल्दी पर्सन है, वो OCD का शिकार होता है, जिसके अंदर उसका एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है चीज़ों को लेके। यानी एक पर्सन बार बार एक ही काम को बार बार करता रहेगा और एक कुछ कंपल्जन्स होती है जिसको वो अगेन रिपीटेडली करता ही रहेगा। ठीक है, तो ये जब होता है, जैसे मेरे को डर लगा तो मैं बार बार हाथ धोता रहूँगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑब्सेसिव बिहेवियर और कंपल्सिव बिहेवियर होते हैं। तो ऑब्सेसिव थॉट्स इनके अंदर क्या क्या आते हैं और कंपल्सिव बिहेवियर वो क्या क्या फेस करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स यानी हमारे मन में फियर आना खुद को लेके, ठीक है, या अपने लव्ड वंस को लेके कि उनके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए। और कंपल्सिव बिहेवियर के अंदर आप समझिए कि रिपीटेड थिंग्स करना, बार बार एक ही चीज़ करना एग्जैक्ट ऑर्डर में।
ठीक है, मैं गया बाथरूम में, हाथ धोया, फिर मैं सोचा नहीं मेरे से गेट खोला, मैंने कहा गेट पे भी तो जर्म्स होंगे, फिर मैंने हाथ धोया, गेट भी इस बार खोला नहीं, फिर मैं बंद करके बाहर आया, फिर मैंने अपने मुंह पे हाथ लगा दिया, मैं कहा अब हाथ के जर्म्स मुंह पे चले होंगे, फिर मैंने हाथ धोया, मुंह धोया। तो ऐसे जब मैं ना एक लूप से मैं फंस जाता हूँ, बार बार एक ही काम करता रहूँगा, तो ये हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर के अंदर आता है। फियर ऑफ कंटामिनेशन ऑफ जर्म, ये अगेन मेरा एक थॉट है जिसकी वजह से मैं बार बार हाथ धोऊंगा और नहाऊंगा। ठीक है, हैविंग एक्सेसिव डाउट ऑन इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल पे बार बार डाउट होना या खुद पे ही डाउट होना, इसकी वजह से मैं बार बार चीज़ों को चेक करूँगा कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, फिर दोबारा चेक करूँगा चाबी सही से रखी कि नहीं रखी। तो बार बार एक ही काम करना। इनको गंदे होने का बहुत डर रहेगा, गलती से मैं मिस्टेक ना कर दूँ उसका डर रहेगा, और कई लोग तो रिलीजियस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके बिहेवियर में रिपीटेटिव स्पेसिफिक वर्ड्स को बार बार यूज़ करना और कॉन्स्टेंटली प्रेइंग करना। ठीक है, ये रिलीजियस जो होंगे वो कॉन्स्टेंटली प्रे करेंगे बार बार। तो ये सारी प्रॉब्लम एक OCD के बंदे को फेस करनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चे यानी दिव्यांग बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाना किस तरह से कारगर है, किस तरह से बेनिफिट देता है उनको। तो भाई सबसे पहले तो वो उनका फिजिकल इंप्रूवमेंट करेगा, उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सारा कब डेवलप होता है, जब आप फिजिकली एक्टिव होते हो, तो आपका फिजिकल इंप्रूवमेंट करेगा। सेकेंड, ये मेंटल इंप्रूवमेंट करेगा क्योंकि आपका मूड अच्छा रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी एक अच्छा मूड क्रिएट करता है, हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर एक वेलनेस और एक प्रॉपर वर्किंग नर्वस सिस्टम क्रिएट करेगा हमारा फिजिकल एक्टिविटी। इम्प्रूव कराएगा हमारे सेंसेस ऑफ सेल्फ एस्टीम, मैं खुद को कम जो आंकता था वो कम आंकना बंद करूँगा अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि मैं उभर के आऊँगा, मैं अपनी उन चीज़ों को डेवलप करूँगा, तो मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिशिएंसी क्रिएट होगी। सोशोलॉजिकल गेन्स, मतलब नए फ्रेंड्स बनाऊंगा, नए एक्सपीरियंसेस आएंगे, एक न्यू इंडिपेंडेंस वाली फील होगी। गुड हेल्थ रहेगा, लैक ऑफ डिजीजेस रहेंगे, रिस्क होना नए डिजीजेस का वो कम रहेगा। ठीक है, और हमारी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो जाएगी, यानी हमारा वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो ये बेनिफिट्स थे हमारे फिजिकल एक्टिविटी करवाने के CWSN बच्चों को। अब कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं जिनसे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल करवा पाए उन बच्चों को। अब बात समझिए, ये जो फिजिकल नीड वाले बच्चे हैं, ये जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, CWSN है, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी क्या चीज़ों को अपनाऊं जिनसे मैं वो जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े और वो एक अच्छे तरीके से फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखें और आप कोई अपने मन से भी है ना थॉट्स ला के उन पॉइंट को रिमेंबर कर सकते हो या अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर, सबसे पहले भाई उनका मेडिकल चेकअप करवा लो। इससे क्या होगा, हमें एक्चुअल में समझ आएगा कि क्या एक्टिविटी उसके लिए एक्चुअल में हार्मफुल है और क्या वो असली में केपेबल है करने के। जब तक मेरे को उसका मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं उनको क्या टाइप की एक्टिविटी करवा सकता हूँ और किस टाइप की एक्टिविटी नहीं करवा सकता। तो सबसे पहले उसका एक मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है। फिर मैं केवल वो एक्टिविटीज़ करवाऊँ जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, अगर एक इंटरेस्ट की एक्टिविटी नहीं होगी तो वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा उसमें। तो ऐसा कोई एक्टिविटी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाए तो मुझे वही एक्टिविटी करवानी है। फिर वो इक्विपमेंट अरेंज करने हैं जिनको उनकी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, एक प्रॉपर इक्विपमेंट अरेंज करके रखूँगा जो इनकी भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बच्चों को रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर एक प्रॉपर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा उनके लिए। ठीक है, अब मेरे को है ना कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सिमिलर लोगों को एक साथ जोड़ूं और उन्हीं के साथ बीच में एक्टिविटी करवाऊंगा तो वो अपने जैसे लोगों को देख के बहुत अच्छा फील करेंगे और खुश होंगे। ठीक है, क्योंकि कई लोग ना ये अपने आप को कम आंकने लग जाते हैं, तो वो जो कम आंकना है खुद को वो इम्प्रूव हो पाएगा। ठीक है, उनके लिए मैं ना रूल्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ गेम्स और स्पोर्ट्स के। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि जैसे स्पेसिफिक चीज़ें मैं बना देता हूँ ना कि फ़ुटबॉल के अंदर मेरे को इतना ही हिट करना है, ठीक है, वरना और ऑफ पोस्ट नहीं होना चाहिए। फिर क्रिकेट के अंदर जैसे LBW नहीं हो, तो मैंने ऐसे कई बेसिक रूल को मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ ताकि उन बच्चों के लिए खेलना थोड़ा आसान हो पाए।
ठीक है, आसान होगा, वो और अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपने और एफर्ट लगाएंगे, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ वो बढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा फिजिकल एक्टिविटी करवाने का मोटिव ही यही है कि वो और ज़्यादा एंगेज हो पाए उन फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उन फिजिकल फैक्टर्स की जो कि हमारे स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और आप सबसे पहले ने खुद सोचो, एक बंदा किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो कैसा दिखेगा? तो सबसे पहली चीज़ भाई उसका मसल साइज जो होगा वो बहुत बड़ा बड़ा होगा, बड़े बड़े मसल्स होंगे, तो वो स्ट्रेंथी दिखेगा आपको। तो जो भी ऐसा फैक्टर जो स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, सबसे पहला आता है उसके अंदर बिग मसल्स, यानी मसल साइज होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, सेकंड, जो एक तगड़ा सा बंदा है और एक जो पतला सा बंदा है, कौन ज़्यादा, किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी? तो ऑब्वियस ये बात है, जो ज़्यादा हैवी होगा। तो बॉडी वेट इसके अंदर सेकंड फैक्टर आता है कि जिसका जितना ज़्यादा बॉडी वेट वो उतना स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, थर्ड आता है मसल कॉम्पोजिशन। एक बंदा जो कि बहुत लीन दिख रहा है, मस्कुलर दिख रहा है, तो वो मस्कुलर और स्ट्रेंदी होगा भी। ठीक है, जिनकी बड़ी मसल्स दिख रही है तो वो स्ट्रेंदी भी होगा उतना। तो मसल कॉम्पोजिशन उसका कैसा है, क्या उसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा है या स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा है? ठीक है, उसकी वजह से भी हमें पता चलेगा कि वो कितना स्ट्रेंदी है और कितना और बन सकता है। तो मसल कॉम्पोजिशन तो एक जेनेटिक फैक्टर हुआ जिसके अंदर आपके जीन्स जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एक स्ट्रेंदी गेम के अंदर। इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, कि मैं कितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेज सकता हूँ अपनी वर्किंग मसल तक। अगर मेरा ब्रेन इतना एफिशिएंट है, मेरा नर्वस सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेज सकता है मेरे मसल पे, तो वो मसल को एक्ट करवाएगा कि वो अच्छा कॉन्ट्रैक्शन कर पाए और एक अच्छी फोर्स को जनरेट कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द इंड्योरेंस। अब बात करें हम इंड्योरेंस को कौन कौन डिटरमाइन करता है। सबसे पहला इसके अंदर आता है हमारा एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी के अंदर क्या आता है, मैं कितना ऑक्सीजन इनटेक कर सकता हूँ, मेरा कितना ऑक्सीजन अपटेक है, मेरी बॉडी कितना ट्रांसपोर्ट कर सकती है ऑक्सीजन, और मैं उससे कितनी एनर्जी को रिजर्व करके रख सकता हूँ। जब मैं इन बातों को करूँगा तब मेरे को एक्चुअल में पता चल पाएगा कि मैं कितना एंड्योरेटिक हूँ, मैं कितनी देर तक किसी एक्टिविटी को कर सकता हूँ। अब एरोबिक कैपेसिटी के अंदर ना कुछ चीज़ें आती है, जैसे एनर्जी रिजर्व वाला पार्ट आया, इन सारे पॉइंट्स का ना ये सब कुछ बनाया हुआ है, इसका कंक्लूजन है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, अगर आपके अंदर कुछ एनर्जी रिजर्व ज़्यादा होंगे, जैसे एटीपी का होना जो कि एनर्जी करेंसी होती है, या क्रेटीन फोस्फेट का होना, सीपी का होना, या हमारा फोस्फोजन स्टॉक होना जो कि अगेन सीपी ही है। ठीक है, अगर ये स्टॉक अच्छा होगा तो आप देर तक एक्टिविटी को कर पाएंगे। ठीक है, जिसके लिए लोग क्रेटीन जैसे सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बफर कैपेसिटी अगर हमारी अच्छी होगी कि हम लैक्टिक एसिड टॉलरेंस को ज़्यादा झेल पाते हैं। ठीक है, यानी हमारा मसल जो है वो झेल पा रहा है जितना लैक्टिक एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि लैक्टिक एक्यूमुलेशन होगा तो आपको पेन होगा, आपको इरिटेशन होगी, आपको मन करेगा आप एक्टिविटी को छोड़ दो। लेकिन अगर आप फिर भी कंटिन्यू कर पाते हो तो आपको वो प्रॉब्लम के अंदर काम करना आ गया है, तो आपका बफरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो चुका है। फिर आता है एंड्योरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, कि मैं कितनी जल्दी लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता हूँ पायरेट के अंदर और दोबारा से एनर्जी को प्रोड्यूस करता हूँ। फिर आता है हमारा VO2 मैक्स कितना है, यानी हम एक बार में कितना ऑक्सीजन अपटेक कर सकते हैं। ठीक है, और या मैं 1 मिनट के अंदर कितनी बार ऑक्सीजन को इनटेक करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि मेरा इंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है मसल स्ट्रेंथ, कि हमारा मसल के अंदर स्ट्रेंथ कितना है, मैं कितना फोर्स लगा सकता हूँ ताकि मेरा रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा से ज़्यादा खुल पाए। मेरा जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है, एक बात सोचो, मेरा जो शोल्डर जॉइंट है ये पूरा रोटेट होता है इतना, जबकि मेरा एल्बो है वो होता है बस इतना। तो रेंज ऑफ मोशन किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली शोल्डर का। तो वो किस टाइप का जॉइंट है, जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी डिफाइन करता है कि मेरा रेंज ऑफ मोशन क्या होने वाला है, यानी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होने वाली है। थर्ड आता है इसके अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर मेरी बॉडी वार्म है तो मेरा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगा। अगर मेरी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी है तो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगा, क्योंकि वो जो लेक्सिटी वाला फैक्टर है वो जैसे जैसे गर्म होता है तो चीज़ें लेक्साइल होती चली जाती है।
ठीक है। थर्ड आता है इंजरी, अगर मेरे को कोई प्रीवियस इंजरी का रिकॉर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो चुका है। अगर मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है या अभी कोई हुआ नहीं है तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ही रहेगा। एज एंड जेंडर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा एज बढ़ता रहता है तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी घटता रहता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो फीमेल्स होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है मेल्स के कंपैरेटिवली, ओके। इसके अंदर लास्ट चीज़ आती है एक्टिव एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर मैं एक एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर हूँ तो अगेन मेरा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर मैं एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर हूँ तो मैं जो फ्लेक्सिबल मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ थी, एबिलिटीज़ है, मैं उनको लूज़ कर दूंगा। क्योंकि ये जो हमारे जितने भी फिजिकल फैक्टर्स होते हैं ना, हम अगर उस पर वर्क ना करें तो हम उन कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं और उनको खो देते हैं। तो हमें लगातार उनके ऊपर वर्क करते ही रहना होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी फैक्टर्स है, ऐसे कौन सी इफेक्ट्स है जो एक्सरसाइज करने की वजह से आते हैं। अगर मैं कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले, क्या क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं। तो मेरा हार्ट रेट इंक्रीज होएगा, ठीक है, मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब मेरा एक बार में कितना हार्ट ब्लड पंप करता है एक बीट के अंदर। फिर मेरा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, मेरा ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, अच्छा ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा, ब्लड प्रेशर एक मेंटेन होकर रखता है, मेरा वाइटल एयर कैपेसिटी इंक्रीज होता है, मेरा रिड्यूसल एयर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मेरे ऐसे एलोविलीज जो कि ऑक्सीजन को अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे, ऐसे बंजर पड़े हुए थे, जब उनके ऊपर काम का लोड आएगा तो वो भी काम करना स्टार्ट करेंगे। और मेरा डिक्रीज़ होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन पर मिनट, जितना मैं 1 मिनट के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा था वो डिक्रीज़ होगा, यानी अब मेरे को कम ऑक्सीजन में ही मैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आ पाऊँगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं डिफरेंस स्लो ट्विच फाइबर एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स के अंदर। ठीक है, तो स्लो ट्विच फाइबर जो है जिनको रेड फाइबर्स बोला जाता है और फास्ट ट्विच फाइबर जिनको वाइट फाइबर्स बोला जाता है। अब स्लो ट्विच फाइबर यानी रेड फाइबर्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज़ के अंदर, जबकि जो हमारे फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे स्ट्रेंथ, हमारी स्पीड, जिसके अंदर भी मेरे को एकदम से कुछ स्ट्रेंथ दिखानी पड़े यानी हमारी पावर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के अंदर हमारा यूज़ होगा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, जबकि स्लो ट्विच जो होता है वो यूज़ होता है इंड्योरेंस वाली, यानी मैराथन रन करना हो तो उन केस के अंदर हमारा स्लो ट्विच वाला काम आएगा। ठीक है, रेड फाइबर्स आर प्रोड्यूस एनर्जी बाय द न्यूट्रिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेटिव सिस्टम यानी जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा केवल उसी कंडीशन के अंदर वर्क करेगा, जबकि वाइट मसल फाइबर इन द विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी वर्क करता है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तब भी हम स्टिल इस सिस्टम से, इस फाइबर से एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज और मस्कुलर सिस्टम। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है। तो पहले तो मैं नॉर्मल कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ फिर उनको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारा मसल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, न्यू कैपिलरीज फॉर्म होंगे जो कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। ठीक है, हमारे वर्किंग मसल तक। मसल रिमेन इन द टोन पोजीशन। अगर मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरी मसल टोन हो जाती है, एक कर्व दिखने लगता है। लेकिन अगर मैं वर्कआउट छोड़ भी दूंगा और मैं मतलब अच्छा टाइम तक वर्कआउट किया है तो ये टोन ही रहेगा, ये जो इसका टोननेस है, ये जो कर्वी है वो जाएगा नहीं। ठीक है, इंक्रीज इन एक्टिवनेस ऑफ फाइबर्स, हमारे जो मसल फाइबर्स जो इनएक्टिव पड़े हुए थे ऐसे ही उनको काम करने को मिलेगा, वो एक्टिव हो पाएंगे, यानी हमारी बॉडी और एफिशिएंट बनेगी, करेक्ट बॉडी पोस्चर बनेगा, हमारा रिएक्शन टाइम इंप्रूव होगा। एक कोई भी रिएक्शन पे मैं कितनी जल्दी रिएक्ट करता हूँ, एक कोई भी सिग्नल पे मैं कितनी जल्दी रिएक्ट करता हूँ, वो चीज़ मेरी इंप्रूव हो जाएगी। जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो मेरा डिक्रीज़ होगा और मेरे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ठीक है, हमारे लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ है, उनके अंदर भी एक स्ट्रेंथ डेवलप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है डिफाइन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज इन स्पोर्ट्स और किन मेथड्स को मैं अपनाऊं ताकि मैं इन सबको प्रिवेंट कर सकूं। तो हमारे अंदर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो होती है
वो होती है हमारी मसल्स, लिगामेंट, फेशिया, नर्वस सिस्टम, जो भी ऐसी एक्टिविटी जो इन सबको मतलब इफ़ेक्ट करे, वो हमारी सारी इस चीज़ के अंदर आएगी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के अंदर मेनली आता है हमारी इंजरीज ऑफ मसल, लिगामेंट एंड टेंडन्स। ठीक है, जब भी इन तीनों के ऊपर मेजरली इफेक्ट होगा हमारी किसी भी इंजरी का, तो मैं उसको कंसीडर करूँगा कि ये हमारा एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। ठीक है, अब मैं क्या ऐसे मेथड अपनाऊँ जिनसे मैं इनको रिड्यूस कर सकता हूँ? कोई भी वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट से पहले मैं एक प्रॉपर वार्म अप करूँ। जब भी मेरा वर्कआउट चल रहा हो तो मैं एक कंडीशनिंग का सेशन ज़रूर अपनाऊँ ताकि मेरी बॉडी अच्छे से काम करना और अच्छा सीखे। मैं साइंटिफिक इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ का यूज़ करूँ। ठीक है, अगर कोई प्रॉपरली इक्विपमेंट नहीं बना है, नहीं डिज़ाइन हुआ है, तो वो आपके बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, एक क्लीन और प्लेन सरफेस पे ट्रेनिंग करूं। रफ सरफेस मतलब आपके रिस्क जो होंगे इंजरीज़ के वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। अगर आपको एक अच्छा नॉलेज होगा तो आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और जो खामो खाक की मूवमेंट्स है वो आप नहीं करेंगे, जिससे आप अगेन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, एक्टिविटी एंड अलर्टनेस पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन। जितना एक्टिव रहेंगे हम, जितना अलर्ट रहेंगे, उतना बेटर हमारा पार्टिसिपेशन हो पाएगा और हमारा इंजरीज होने का चांस उतना ही कम रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स के बारे में। तो हमारे पास बहुत टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। फ्रैक्चर का मतलब हमारी एक बोन का कहीं से भी टूटना। अगर वो बोन टूट जाती है तो उसको बोला जाता है फ्रैक्चर। तो पहला आता है इसके अंदर ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, जो कि बोन के बेंड होने की वजह से जो क्रैक हो जाती है उसकी वजह से होता है। हमारी बोन जब बच्चों की, चिल्ड्रन की बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, जब उनकी बोन जो होती है वो बेंड होने की वजह से क्रैक हो जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या? ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। दूसरा होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जिसके अंदर एक राइट एंगल ऑफ द बोन्स ऑफ द एक्सिस ब्रेक इनटू अ बोन। ठीक है, जब हमारा बोन जो होता है कुछ इस तरीके से टूटता है तो उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर आता है ऑब्लिक फ्रैक्चर, जिसके अंदर फ्रैक्चर बोन जो होता है वो डायगनली टूटता है, मतलब इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, ये बोन था, मेरा बोन ऐसे टूटा है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा ऑब्लिक फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। फिर आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो कि एक हाई स्ट्रेस, हाई इम्पैक्ट की वजह से टूटे। कोई भी जिसके अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट गेम्स होते हैं, उसके अंदर हमारा ये हो सकता है। फिर होता है कम्यूटेड फ्रैक्चर, जिसके अंदर बोन जो होता है वो ज़्यादा बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, एक बोन दूसरे बोन के साथ घुस जाती है अंदर। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कम्यूटेड फ्रैक्चर। अब हम बात करते हैं किन फ्रैक्चर्स का होने का कारण क्या है। तो कारण है भाई ओवर यूज़। ठीक है, हम जब ओवर यूज़ करेंगे मसल का, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है। कई बार स्पोर्टिंग इवेंट जो होता है वो हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट होता है, जैसे कि आपका टाइकोंडो या कराटे या जूडो, जिसके अंदर इम्पैक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस है, या MMA। तो ये जो हाई इंटेंसिव, हाई इम्पैक्टिव स्पोर्ट्स है, इसके अंदर हमारा फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन है। फिर आता है ट्रॉमेटिक कंडीशन होना, या फोर्सफुल या अननेचुरल मूवमेंट होना। कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, या कोई फोर्सफुल इम्पैक्ट आ गया, या आप कहीं से गिर गए, कोई भी ऐसा अननेचुरल मूवमेंट हुआ, तब भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है। आप एक ज़रूरत से ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पर वॉक या रन करें तब हो सकता है। सडन फॉल हो जाए किसी हार्ड सरफेस पे तब हो सकता है। डायरेक्ट स्ट्राइक, कोई चीज़ आपके डायरेक्ट स्ट्राइक कर जाए तब हो सकता है। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होती है, यानी जिनका बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ विल यू प्रिवेंट इंजरीज इन स्पोर्ट्स। हम इंजरीज को कैसे हटा सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर से। तो हमें क्या करना है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एथलीट्स होते हैं ना, वो बहुत जान लगाते हैं अपने जीतने के लिए, और कई बार इस इंटेंसिटी की वजह से, इस अच्छे एग्रेशन की वजह से ये गेम जो होता है कई बार इंजरीज लेके आ जाता है। लेकिन अगर मुझे इस इंजरीज से बचना है तो मैं क्या करूँ? तो मैं एक प्रॉपर वार्म अप करूँ, एक अच्छी कंडीशनिंग करूँ, मतलब वीक के अंदर एक से दो कंडीशनिंग के सेशन रखूँ ही रखूँ, एक बैलेंस डाइट खाऊँ, प्रॉपर नॉलेज रखूँ सारे स्पोर्ट्स स्किल की, अच्छे बॉडी इक्विपमेंट्स का यूज़ करूँ, अच्छे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करूँ। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी मुझे इंजरी प्रिवेंशन के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं कुछ टिप्स दूँ इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, तो आप अवॉइड करें ट्रेनिंग करना जब आप टायर्ड हो। ठीक है,
इंक्रीज योर कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी आपको कोई नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट ही देगा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका आप मतलब इसको नेग्लेक्ट मत करो, खाना छोड़ो मत। डाइटिंग ऐसा नहीं करना जिसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर मैक्रोब्स को आप छोड़ दो, मैक्रोस को आप छोड़ दो, ठीक है। आपको सारे मैक्रोस को लेना ही लेना है। तो कार्बोहाइड्रेट को आपको एलिमिनेट नहीं करना है, उसको भी खाना है, ठीक है। जैसे ही इंक्रीज ट्रेनिंग होता है तो आप एक प्रॉपर रेस्ट भी लो। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो आप नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। आप फिज़िकली तैयार नहीं हो, आप मेंटली बेशक होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप फिज़िकली नहीं हो, तो वो आपको इंजरी क्रिएट करेगा, ठीक है। ट्रेनिंग लोड जब बढ़ जाता है तब आपको दिक्कत हो सकती है, इंजरीज होने के चांस हो सकते हैं। तो मतलब आप जब भी ट्रेनिंग लोड बढ़ाओ तो एक सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एकदम से ऐसा नहीं लूप लाना है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो पेन के अंदर ट्रेन करें, नहीं तो अगर आपको पेन होता है तो आप रुक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार का पेन अगर आप मतलब इंटेंस पेन है और आप उसमें भी एक्टिविटी करोगे तो आप इंजरी लेके आओगे जो कि आपको 6 महीने से 7 महीने तक पीछे भेज देगा। तो आप 2 दिन का आराम लेके उन 6-7 महीने के गैप को बचा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि इंजरी आपके लिए, एक एथलीट के लिए कितनी खतरनाक है, ठीक है। अगर कोई प्रीवियस स्टिफनेस है, कोई दिक्कत है तो वो आपका इंजरी क्रिएट कर सकता है। प्रॉपर हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन नहीं है तो वो भी इंजरी क्रिएट करने का कारण बनेगा। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट एड एक इमीडिएट और एक टेम्परेरी केयर होता है। ये कोई भी मतलब फाइनल सोल्यूशन नहीं है, जस्ट एक इमीडिएट केयर होता है। कभी भी कोई भी एक एक्सीडेंट या कोई भी एक सडन इलनेस हो गई या किसी को कोई ऐसा दिक्कत हो गया तो जो फर्स्ट हेल्प दी जाती है उसको फर्स्ट एड बोला जाता है। अब फर्स्ट एड का मतलब कराने का, देने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस बंदे की लाइफ को बचाया जा सके। उसको जो इंस्टेंट अभी जो पेन और सफरिंग से मैं कैसे इंस्टेंटली कुछ कैसा कर दूं जो उसको कुछ टाइम के लिए आराम मिल सके, और ऐसी कंडीशन मतलब ऐसी चीज़ें क्रिएट करूं जिससे उसकी कंडीशन वर्स ना हो, ठीक है। वो एक अच्छी कंडीशन के अंदर रहे, उसकी रिकवरी एक अच्छे से हो पाए, इसलिए मैं एक प्रॉपर उसको फर्स्ट एड दे पाऊँ। अर्ली मेडिकल एड देना ही फर्स्ट एड है, जहाँ पे डॉक्टर, हमारा फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट या स्पेसिफिक एड जब प्रोवाइड नहीं हो पाता तो उनसे पहले जो मैं एड दे रहा हूँ वही फर्स्ट एड है, ताकि जो बाद के जो सेकेंडरी लोगों का रोल है जैसे कि हमारे डॉक्टर्स का, हमारी मेडिकल टीम का, तो वो और अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। तो एक प्रॉपर फर्स्ट एड उनके वर्क को आसान बनाएगा और वो अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे उन दिक्कतों को। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट, यानी हमारा चैप्टर नंबर 9। फर्स्ट आता है इसके अंदर इलैबोरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी गिवन बाय हर्बर्ट शेल्डन। तो शेल्डन ने हमारा क्लासिफिकेशन किया था हमारे स्ट्रक्चरल फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है एक्टोमॉर्फ, यानी पतले पतले लोग, ठीक है, लंबे लंबे लोग। एंडोमॉर्फ यानी थोड़े राउंड राउंड गोलू मोटू लोग, और मेसोमॉर्फ यानी बिल्कुल फिट वाले लोग, ठीक है। तो एक्टोमॉर्फ के अंदर आप याद रख सकते हो, अगर बॉडी टाइप जैसे मैं मूवी स्टार्स का बताऊं तो आप एक्टोमॉर्फ के अंदर याद रख सकते हो जो कि बहुत लीन सा दिखेगा आपको, जैसे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा था जो कौन सी मूवी आई थी जिसके अंदर सिद्धार्थ, वरुण धवन और आलिया थे, ठीक है। तो वो वाली मूवी के अंदर जो सिद्धार्थ का फर्स्ट लुक था वो पतला सा था थोड़ा, तो वो जिसके अंदर उसके लॉन्ग आर्म्स है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉड शोल्डर्स नहीं है, थोड़ा एक फ्लैट चेस्ट है, जो स्लिम है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। वो जनरली अपने आप को लेकर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तो मतलब अब मैं फिल्म स्टार्स के लिए तो ये नहीं बोलूँगा क्योंकि उनको वो डेवलप हो जाता है कि वो अपना कॉन्शियसनेस को अच्छे से छुपा भी पाते हैं, अगर वो होंगे भी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो एक्टोमॉर्फ बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि जनरली थिन होंगे, ठीक है, उनके एक थिन आर्म्स होंगे। मेसोमॉर्फ होता है एक मस्कुलर बॉडी टाइप जिसके अंदर आप बड़े बड़े एथलीट्स का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि रोनाल्डो हो गया, या कई लोगों का मेसी फेवरेट होगा तो मेसी हो गया, धोनी हो गया, ठीक है। उनका एक प्रॉपर एथलेटिक बॉडी होता है। बॉडी के मामले में तो विराट कोहली हो गया जो इसका एक प्रॉपर एथलेटिक बॉडी है, यानी मतलब प्रॉपर आपको मसल का शेप दिखेगा, साइज़ दिखेगा, ठीक है। ब्रॉड चेस्ट होगी, चेस्ट अच्छी खासी ब्रॉड होगी, एक आर्म्स, टोन्ड आर्म्स होंगे, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एडवेंचर होगा, मतलब हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार रहेंगे। एंडोमॉर्फ जो होते हैं उनकी एक राउंड बॉडी टाइप होता है। आप इसके अंदर एग्जांपल याद रख सकते हो
राम कपूर, बप्पी लहरी जैसे सिंगर्स, या जो कि थोड़े मोटे मोटे लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जिनका राउंड बॉडी शेप होगा, थोड़ा फैट बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, आर्म्स हाथ थाइस के ऊपर स्पेसिफिकली, तो वो होता है एंडोमॉर्फ्स। चलिए बात करते हैं जंग्स का क्लासिफिकेशन। उसने क्या किया था, उसने जो क्लासिफिकेशन किया था वो ह्यूमन पर्सनैलिटी के हिसाब से किया था, ठीक है, और उसने भी 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा। फर्स्ट आता है इंट्रोवर्ट्स, सेकंड आया एक्सट्रोवर्ट्स, थर्ड आया एम्बीवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो कि है ना अपना एक्सप्रेसिव नहीं होते, इतने अपने थॉट्स को अपने अंदर ही रखते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी दिखेगा आपको, थोड़े अनसोशल होंगे, अपना रिजर्व रहेंगे थोड़ा, ठीक है, क्वाइट रहते, ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस पे भी शांत रहना पसंद करते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए ही बने हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, ठीक है, उनका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, एक फ्रेंडली नेचर होता है, किसी को भी कहीं पे भी जल्दी से फ्रेंड बना लेते हैं। एम्बीवर्ट वो एक ना थोड़ा मिक्स ट्रेट है, जिसके अंदर मतलब इंट्रोवर्ट की भी क्वालिटीज़ है और एक्सट्रोवर्ट की भी क्वालिटीज़ है। इनके थोड़े से फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन इनके पास क्वालिटी है, अगर मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना ये बना भी लेंगे, ठीक है, तो इनके अंदर मिक्स ट्रेट है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट, तो ये बीच वाले हैं एम्बीवर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनालिटी, जो कि दी थी हमें बिग 5 थ्योरी के अकॉर्डिंग। बिग 5 थ्योरी के अंदर हमने पहले तो हमें पर्सनालिटी वर्ड को डिफाइन करना है। तो पर्सनालिटी वर्ड जो है वो पर्सोना से आया, जिसका मतलब होता है मास्क, ठीक है, इसका मतलब वही है कि मैं एक बंदे का बायोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है, वो कैसा दिख रहा है, उसका फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस, यानी वो कितना झेल पाता है चीज़ों को, सोशोलॉजिकल कैरेक्टर, वो सोसाइटी के अंदर कैसे रहता है, उसके हिसाब से जो मैं अपने अंदर एक इमेज बनाता हूँ उस पर्सन की, दैट इज़ हिज पर्सनैलिटी, ठीक है, या वो अपनी इमेज जो बनाता है सोसाइटी के अंदर, दैट इज़ हिज पर्सनैलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन, इसने ना जो बिग 5 ट्रेड्स थे, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स थे, उसके अंदर फर्स्ट आता था ओपननेस। ओपननेस मतलब जो हमेशा न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू एक्सपीरियंस को लेके हमेशा ओपन रहते हैं, वो बहुत इमेजिनेटिव इंसाइटफुल लोग होते हैं, इनके पास बहुत सारे वैरायटी के इंटरेस्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें जिनको करनी है, तो ये होता है ओपननेस ट्रेड। सेकेंड होता है कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसके अंदर जो हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस होती है लोगों के अंदर, बहुत रिलायबल होते हैं, बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक रहेंगे हर चीज़ों को लेके, ठीक है, तो वो होते हैं कॉन्शियसनेस। फिर आता है एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन या एक्स्ट्रोवर्जन, तो ये वो टाइप के लोग होते हैं जो अपने अंदर ना कुछ ऐसी एनर्जी लेकर चलते हैं। जनरली इनके अंदर लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा एनर्जेटिक, टॉकेटिव या असर्टिव टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा मतलब आउटवर्ड रहते हैं, थोड़ा लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। फिर आता है एग्रीएबलनेस, जो कि जिनके मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, बहुत काइंड और जेंटल नेचर के होते हैं मेरी तरह, ठीक है, तो वो जो लोग होंगे, वो जो काइंड जेनरस होते हैं, ठीक है, जो सिंपैथी मतलब रखते हैं दूसरों के लिए, बहुत अफेक्शनेट पर्सनालिटीज़ होते हैं, वो आता है एग्रीएबलनेस के अंदर। फिर आता है न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म क्या है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी है, कभी भी है ना हमेशा हमारे अंदर ना इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकअप हो गया, आप रोते पिटते रहोगे 10 दिन तक गायब, इमोशनली स्टेबल नहीं हो आप। बहुत एक अच्छा आपने कोई मुकाम हासिल कर लिया, 1 साल तक उसके बाद कुछ किया ही नहीं, उसी के राग गाते रह रहे हो, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो। इमोशनली स्टेबल तब हो जब बहुत खुशी का माहौल हो या बहुत गम का माहौल हो, आप एक स्टेबल नेचर के अंदर रह सकते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तो उसका क्या है, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ न्यूरोटिज्म। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मोटिवेशन। अलग अलग टाइप ऑफ मोटिवेशन मेरे को समझाने हैं, तो फर्स्टली मोटिवेशन क्या होता है उसके बारे में लिखना चाहिए था, लेकिन अगेन अगर ये कम मार्क का क्वेश्चन होगा तो मैं उस पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ सकता हूँ। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बताया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, वो मोटिवेशन जो कि इंटरनल फैक्टर्स से आएगी, इंट्रिंसिक यानी इंटरनल फैक्टर से, ठीक है, जो मैं अंदर से लेके आऊँगा खुद से, ठीक है, enjoyment, satisfaction to show masters over skills, ठीक है, जो भी ये चीज़ है। एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड बाय देयर ओन डिज़ायर, जो अपने अंदर से अपनी खुद से जो काम करने के लिए तकल्लुफ़ करते हैं, दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जिनके अंदर मोटिवेशन आता है, एक्सटर्नल फोर्सेस उनके अंदर मोटिवेशन लेके आती है, जैसे कि प्राइज़ मिलना,
ठीक है, प्रेज़ मिलना, स्कॉलरशिप का होना, एक अच्छी जॉब मिलना, अच्छा ज़्यादा पैसा मिलना, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर उनके अंदर जो मोटिवेशन लेके आएगा उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो कौन सा अच्छा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से दोनों अच्छे हैं। पैसा भी चाहिए, प्रेज़ भी चाहिए, स्कॉलरशिप भी चाहिए, और एक अंदर खुद के अंदर भी वो होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये दोनों ही मोटिवेशन होने चाहिए। किसी भी पर्सन के अंदर ये एक बहुत कम देखने को मिलता है। Enlist the different motivational techniques used in sports and explain any four technique in detail। तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक बतानी है जिससे मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। सबसे पहला इवैल्यूएशन। अगर मैं खुद को इवैल्यूएट करता रहूँगा टाइम टू टाइम तो मैं अपने ग्रोथ को नोट कर सकता हूँ। अगर मेरी ग्रोथ अच्छी आ रही होगी तो मैं मोटिवेट होऊंगा, अच्छी नहीं आ रही होगी तो मेरे अंदर नेगेटिव मोटिवेशन आ सकता है कि नहीं आ रहा, अभी भी नहीं हो रहा, तो मैं और मेहनत करूँगा। ठीक है। दूसरा, वेराइटी। अगर मैं टाइम टू टाइम चेंज करता रहूँगा ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, क्योंकि नई चीज़ों को लेके लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। रोल ऑफ स्पेक्टेटर। अगर स्पेक्टेटर इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके अंदर तो आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। क्रिटिसिज्म। लोग जब क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों के अंदर नेगेटिव मोटिवेशन आता है कि लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अब मैं इनको जवाब दूंगा, मैं और अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। कैश प्राइज एंड स्कॉलरशिप। तो पैसा तो सबसे बड़ा मोटिवेशन टेक्निक है, पैसा दे दो लोग काम करने को राजी है। ठीक है। फिर आता है लेटेस्ट इक्विपमेंट। अच्छे इक्विपमेंट होंगे तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं अच्छा मोटिवेटेड रहूँगा। अच्छा एक प्रैक्टिस सेशन मैंने अटेंड किया, मैं लगातार ट्रेनिंग करता जा रहा हूँ तो मेरे अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, मैं अच्छा मोटिवेटेड रहूँगा। रीसेटिंग ऑफ गोल्स। मैंने एक ऐसा गोल टारगेट कर लिया जो मेरे लिए अचीव करना अभी तो इम्पॉसिबल है, तो मैं क्या करूँगा, रीसेट करूँगा गोल जो कि मेरे अभी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग है। जब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ फिर मैं इससे हायर गोल अचीव करूँगा। ओके। तो ये रीसेटिंग ऑफ गोल करना, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स गोल नहीं रखने, इजी गोल्स रखो। ठीक है। अवार्ड मिलना, ठीक है, कैसे भी अवार्ड, कोई प्रेज़ मिलना, तो ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती है ताकि हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें। फिर आता है राइट द मीनिंग ऑफ एग्रेशन, डिस्क्राइब एनी टू टाइप ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो एग्रेशन एक फिजिकल या वर्बल बिहेवियर है जिससे हमारा इंटेंशन है दूसरों को हार्म करना, या तो हम उसको फिजिकली हार्म कर दें या हम उसको साइकोलॉजिकली हार्म कर दें। अब ये हार्म इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। तो एग्रेशन जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर होस्टाइल एग्रेशन, ठीक है, सेकेंड आता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, और थर्ड आता है असर्टिव एग्रेशन। होस्टाइल एग्रेशन वो एग्रेशन है जिसके अंदर फिजिकली इंजर्ड करना हमारा मेन इंटेंशन होता है कि मैं दूसरों को इंजर्ड करना चाहता हूँ फिजिकली, जबकि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन वो एग्रेशन है जो हाई परफॉर्मेंस के चक्कर में मैं अनइंटेंशनली किसी को हार्म कर दूँ। मैं अच्छा खेल रहा था, अब मैं अपना और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैंने और ज़्यादा एफर्ट डाला, लेकिन उसकी वजह से किसी और को थोड़ा सा नुकसान हो गया, हार्म हो गया, तो दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। जबकि एग्रेसिव या असर्टिव एग्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ऐसा है जो इसकी वजह से दूसरों को हार्म हो सकता है। यहाँ पे वर्बल बिहेवियर मतलब वर्बली मैं ज़्यादा हार्म करना चाहता हूँ। ठीक है। चलिए हम लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, अब अंतिम सांसें ले रहा है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, आप रुक के थोड़ा पानी वानी पी सकते हैं, सांस ले सकते हैं और पॉज करके थोड़ा और हिम्मत बटोर सकते हैं ताकि आप आगे का वीडियो देख सकें। मैं भी बहुत थक चुका हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू रखूँगा और बताऊँगा आपको राइट द डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। तो 3 टाइप की मूवमेंट होती थी, 3 टाइप के एक्सरसाइजेस होते थे। तो हमेशा जब भी ये 3 वर्ड्स आते हैं इनको 2 हिस्सों में बांट दो, जिसके अंदर आइसो जो तीनों के अंदर आया है, ठीक है, आइसो, आइसो और आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। फिर दूसरा होता है मैट्रिक, यानी मैट्रिक के मतलब नापना, लेंथ। टॉनिक, टॉनिक का मतलब होता है टोन, ठीक है। और थर्ड के हम जब आएगा हम तब बात करेंगे। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज जिसके अंदर कोई भी डायरेक्टली मूवमेंट नहीं दिखेगा और इसके अंदर लेस टाइम लगता है क्योंकि हमारी बॉडी फटीग जल्दी होती है, और इसके अंदर तब हम करी जाते हैं जब हमें कोई इंजरी होगी हो, तब हम एक स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बॉटल लिया,
मेरा काम है इस बॉटल को मैं ऐसे होल्ड करके रखता रहूँ, तो मैं कब तक होल्ड कर पाऊँगा? मुश्किल से 5 मिनट। फिर क्या होगा, मेरा शोल्डर थकेगा, मेरा बॉडी थकेगा, मेरा हाथ यूँ यूँ काँपेगा, मेरा हाथ थोड़े नीचे आने लग जाएगा, मैं यूँ करके ज़ोर लगाऊंगा, तो ये सब चीज़ें होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। मैं अपने मसल को लगातार सिग्नल भेजूँगा, लगातार एक्ट करवाऊँगा कि करना है तुझे काम, ठीक है। तो ये मैं तब करवाने की कोशिश करता हूँ जब ये मसल एक्टिव नहीं था, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज एक लिमिटेड टाइम तक ही आपको स्ट्रेंथ गेन करवा सकती है, उसके बाद ये यूजलेस है। तो जो लोग रिहैब करके लौटे हैं, तो रिहैब के टाइम पर उनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करवाई जाती है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज क्या है? जिसके अंदर डायरेक्टली मोशन सीन किया जा सकता है। जैसे कि मैं ये बॉटल उठाया, अब मैं इसे बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, तो ये मूवमेंट आपको दिख पा रहा है, तो मूवमेंट दिख रहा है, तो ये है एक आइसोटोनिक मूवमेंट, जिसके अंदर मेरा मसल का लेंथ जो है वो चेंज होगा, बार बार लेंथ छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ये जो चेंज हो रहा है, दिस इज आइसोटोनिक मूवमेंट। जितनी भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, जितनी भी मोस्टली एक्सरसाइजेज है, जितनी भी मूवमेंट है, उन सब के अंदर मोस्टली मूवमेंट के अंदर आपको आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज देखने को मिल जाएगी। थर्ड आता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। आइसो का मतलब सेम, काइनेटिक का मतलब मोशन, ठीक है। तो आइसोकाइनेटिक के अंदर हम एक स्पेशलाइज डिज़ाइन करते हैं एक मशीन के, ठीक है। इसके अंदर हमेशा मेरे को याद रखना मशीन का एग्जांपल, जहाँ पे भी मशीन का यूज़ होगा, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज होती है। इसके अंदर हम एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग के लिए ट्रेन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को गेन करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द फार्कलेट ट्रेनिंग मेथड। तो फार्कलेट ट्रेनिंग मेथड एक स्पीड प्ले मेथड था जो हेल्प करता है हमारे एंड्योरेंस डेवलप करने के अंदर। ये एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का मिक्सचर है, जिससे हम एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाते हैं अपने बॉडी के अंदर, और अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को जोश जगा के, और एक कंटिन्यूस पोजीशन के अंदर लगातार भागते रहेंगे बिना रुके। और मैं सोचूंगा कि नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, लेकिन अगर मेरे अंदर ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हुआ, मैं थोड़ा भागा फिर थक गया, फिर मैंने भागा जोर लगाया फिर मैं थक गया, तो ये अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो ये मेथड रहा यूजलेस, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस को बहुत सारे अलग अलग टाइप से डिफाइन किया जाता है इसको, तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का। तो बेसिक एंड्योरेंस क्या होता है? एक बंदा जो कि स्लो पेस के अंदर जितनी देर तक काम कर पाए, यानी वॉक करना, जॉगिंग करना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं 2-10 कदम चल के थक जाएंगे, कुछ लोग 1 किलोमीटर भी चल जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक एंड्योरेंस है, जिसके अंदर आपको कुछ खास नहीं करना, जस्ट चलना ही तो है, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल एंड्योरेंस, जहाँ पे आपको कुछ एबिलिटी दिखाएंगे, जहाँ पे आपको फटीग रेजिस्टेंस होना चाहिए, जहाँ पे आपका थोड़ा जोर लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर गेम के लिए या स्पोर्ट के लिए ट्रेन करेंगे। जैसे अगर मैं बॉक्सर हूँ तो मैं बॉक्सिंग के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं कितने देर तक अपनी आर्म की लगातार मूवमेंट कर सकता हूँ, तो दैट इज़ माई स्पेसिफिक एंड्योरेंस, ओके। सेकेंड बांटा गया स्पीड एंड्योरेंस, यानी मैं एक एक्टिविटी को कितनी देर तक कर सकता हूँ, इसका टाइम ड्यूरेशन है 45 सेकेंड का, ठीक है। फिर आता है मीडियम टर्म एंड्योरेंस, जो एक्टिविटी मैं सस्टेन कर पाऊँ 45 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक। जिससे एग्जांपल हो जाएगा 800 मीटर की अगर मैं रेस कर रहा हूँ, तो 45 सेकेंड से अगर 2 मिनट तक मैं एक्टिविटी को ख़त्म करता हूँ, तो वो आता है मेरा शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के अंदर। अगर मैं कोई एक्टिविटी 2 मिनट से 11 मिनट तक के बीच में चलाता हूँ, तो वो आता है मेरा मीडियम टर्म एंड्योरेंस के अंदर। अगर कोई एक्टिविटी मेरा 11 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले ले, तो वो आएगा मेरा लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस के अंदर, ओके। चलिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और हमें डिस्क्राइब करने हैं उसके एडवांटेज। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक लंबे टाइम तक विदाउट एनी ब्रेक लगातार काम करते रहो, लगातार करते रहो, और बिना किसी थके हुए, और इसका एक्टिविटी 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, मतलब 30 मिनट से कम का नहीं होना चाहिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक। अगर इसका एग्जांपल है क्रॉस कंट्री रेस वगैरह। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आपके बॉडी के अंदर एक अच्छा ग्लाइकोजन स्टोरेज है, चाहे वो मसल ग्लाइकोजन हो या लिवर ग्लाइकोजन हो, अगर अच्छा ग्लाइकोजन स्टोरेज है तो आप देर तक काम कर पाओगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो आप और अच्छा काम कर पाओगे, नहीं है नहीं कर पाओगे। हार्ट और लंग्स स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को लेके आ पाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को पहुंचा पाते हैं, तो आप बेटर काम कर पाओगे। एक सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर, तो आप अपने आप ही ज़ोर ज़्यादा लगाओगे, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा बेनिफिट थे जो कि आप डेवलप करते हो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड से। अगर आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड को अपनाओगे तो ये सारे बेनिफिट आपको होने वाले हैं, ओके।
सेकंड आता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अंदर, जिसका एफर्ट और रिकवरी मेथड भी बोला जाता है। यहाँ पे एफर्ट डालो, फिर रिकवर हो, रेस्ट करो, फिर जोर लगाओ, फिर रिकवर हो, फिर रेस्ट करो। तो इस मेथड को बोला जाता है एफर्ट एंड रिकवरी मेथड, जो कि एक स्पीड प्ले वर्कआउट के अंदर जनरली देखने को मिलता है। इससे होगा क्या, आपका एक शॉर्ट टर्म का जो वर्कआउट होगा, इंटेंस वर्कआउट, आप वो कर पाओगे। वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है शॉर्ट टर्म के अंदर, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो और इम्प्रूव हो पाएगा, मेजरेबल प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा, और एक फेयर जजमेंट आप इसके अंदर दे सकते हो कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा। लेकिन फार्कलेग ट्रेनिंग मेथड के अंदर मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो इतना तेज़ भाग रहा है तो वो अपना पूरा जोर लगा रहा है, या उसके लिए ये उसको पूरा जोर लगा दे, तो वो मेरे को पता नहीं चल पाएगा। वो तो उसके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फार्कलेग के अंदर उसका सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है। इंटरवल के अंदर मुझे देख के पता चल जाएगा कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन पेस रन एंड एक्सेलरेशन रन। तो पेस रन क्या है? पेस रन मीन्स रनिंग होल डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर मैं एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर लगातार भागता रहूं पूरा डिस्टेंस, ठीक है, ना तो मैं स्पीड को कम कर सकता हूं, ना ही मैं अपनी स्पीड को बढ़ा सकता हूं। जब मैं एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर अगर लगातार भागता रहूं तो वो आता है पेस रन के अंदर। इसके लिए आपके पास एक अच्छा एनर्जी का कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप जल्दी थकोगे और काम नहीं चलेगा। सेकंड आता है इसके अंदर एक्सेलरेशन रन, जहाँ पे रन किया जाता है, डेवलप करवाई जाती है स्पीड, आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप होगा, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगा, मूवमेंट फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जनरली स्प्रिंट कराया जाता है 25 से 30 मीटर, और वो भी 6 से 12 टाइम लगातार, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम स्पीड जो है वो अपनी अचीव करनी पड़ती है 5 से 6 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही गाइडेड, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव मेथड है कि आपको इतने टाइम के अंदर ये करना ही करना है, इतना बार आपको ये करना ही करना है, और इतनी स्पीड तक जल्दी से जल्दी आपको पहुंचना है। तो ये बहुत बाउंडेशन डाल के रखता है कि आपको इतनी जल्दी ये काम करना है। तो टाइम लिमिट भी है, फ्रीक्वेंसी कैपिंग भी है, डिस्टेंस भी फ्रीक्वेंट है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसको एक्सेलरेशन रन के अंदर डाला जाता है। What are the methods to improve flexibility? फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के मेथड्स क्या है, या इसके बारे में हमने पहले भी बात करी, लेकिन हम दोबारा से बात करते हैं। स्लो स्ट्रेच और होल्ड मेथड। अगर मैं मतलब स्लोली स्ट्रेच करूं और उस पोजीशन में जाके मैंने स्लोली स्ट्रेच किया, उस पोजीशन में जाके होल्ड किया 3 से 8 सेकेंड, ठीक है, तो वो होगा मेरा क्या, स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। इसके अंदर मैं अपनी मैक्सिमम स्ट्रेचिंग मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच के वहाँ पे 3 से 8 सेकंड तक होल्ड करूँगा। फिर आता है बोलास्टिक मेथड, जिसके अंदर मैं स्विंग करके स्ट्रेच कर रहा हूँ, एक रिदम के अंदर, ठीक है, जैसे जंपिंग जैक करना, ठीक है। लेकिन ये मेथड को ना इतना इफेक्टिव नहीं मानते, क्योंकि अगर आप एकदम से इसको करोगे तो आप इंजरी लेके जा सकते हो, तो इसको इतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता। जबकि आइसोमेट्रिक मेथड इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये PNF प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, जिसके अंदर हम मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच के कुछ सेकंड तक रहेंगे, उसमें आइसोमेट्रिकली होल्ड करेंगे, और 8 से 10 सेकंड तक मैं लगातार इस एक्टिविटी को करता रहूँगा। What are the coordinative abilities in sport? Analyze the type of coordinative abilities. तो coordinative ability क्या होती है? जहाँ पे हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, ठीक है, यानी हमारा एक बॉडी जो है वो स्टेबलाइज रहे, जनरल एक पैटर्न को फॉलो कर पाए, हमारा मोटर कंट्रोल, यानी हमारा जो बॉडी है, यानी हमारे इसको ऐसे समझिए, हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली हमारे सिग्नल भेज पाता है हमारी मसल को, और मसल उस पर अच्छी तरीके से रिएक्ट करती है, तो एक बेटर परफॉर्मेंस निकल के आ पाएगा। अगर इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, अगर आपको डांस करना आता है तो आप घंटों घंटों डांस करते रहोगे, आप थकोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन, वो रिदम, वो मूवमेंट, वो हमारा बॉडी समझता है, आपका बॉडी समझता है। जैसे मुझे डांस नहीं आता तो मैं थोड़ी देर भी डांस करूँगा तो थक जाऊँगा, क्योंकि मेरे ब्रेन को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा मेरे बॉडी को एक रिदम में लाने के लिए, उसको रिदम में मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हमारा CNS के ऊपर डिपेंड करता है। CNS के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ होती है। तो डिफरेंशिएटेड ओरिएंटेशन, कपलिंग, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदमिक और
एडेप्टेशन एबिलिटी, ये सारी कुछ एबिलिटीज़ है। इसके अंदर डिटेल में अंदर हम बताएंगे क्योंकि केवल हमें एनालिसिस करने के लिए बोला गया था। एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ इन स्पोर्ट। कौन से 2 कोऑर्डिनेटिव एक्सप्लेन करना है, जो कि अभी हमने बात करी थी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। तो हम बात करें यहाँ पे ओरिएंटेशन एबिलिटी। इसके अंदर एक पर्सन को एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को टाइम और कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। जिस टाइम पे है, जिस कंडीशन है, उसके हिसाब से अगर जब वो अपने आप को एडजस्ट करता है तो उसको बोला जाता है ओरिएंटेशन एबिलिटी। सेकंड होता है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है एक एथलीट की जिसके अंदर वो फिज़िकल ऑर्गन्स को और अच्छी तरीके से एक्टिविटीज़ करवा पाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन लेके आ पाएगा। जैसे आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन होना, लेग्स और फीट का आई और फीट का कोऑर्डिनेशन होना। तो जब आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन होगा तभी मैं बॉल को एक अच्छे से कैच कर पाऊँगा। अगर मेरा आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैं देखूँगा कहीं और कैच मेरी मिस हो जाएगी, बॉल कहीं और चली जाएगी, ठीक है। और फीट और आइज़ का कोऑर्डिनेशन होगा तो मैं अच्छे से देख के भाग के फिर मैं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ कपलिंग एबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। बहुत मेहनत करिए इसके लिए, तो सब नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, प्लेलिस्ट को भी देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए thephysicaleedu@gmail.com पे। मुझसे कनेक्ट होने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे @भरा इंसान जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।